गुड मॉर्निंग। अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है अपने, वो तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन अपन जो अभी लेने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ प्रैक्टिस 9 है क्या? देखो एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ प्रैक्टिस। तो तीनों भी क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है या इंस्टीट्यूट के कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, मेसर्स मील एंड राइट commence business on 1st January 2017 when they purchase plant and equipment for rupees 7 lakh। बिजनेस चालू कब किया इन्होंने? 1 जनवरी 2017 को। अभी कुछ ड्रॉ वगैरह मत करो, पहले देख लो, तीनों भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कब चालू किया इन्होंने? 1 जनवरी 2017 को। when they purchase plant and equipment for 7 lakh, प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख में खरीदे उन्होंने। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस। तो डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है इनका? 15% डिमिनिशिंग बैलेंस। और सेकेंड पॉइंट क्या है? चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। ये जो पॉइंट है ना, ये कंपनी की पॉलिसी है कि खरीदने का डेट नहीं देखते। ये अपन जनरली क्या करते हैं, जिस ईयर में एसेट परचेस करते हैं ना, उस ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, जो भी है। बट ये कंपनी की पॉलिसी क्या है? एसेट खरीदे तो उस साल में पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कभी भी खरीदो। चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, जब भी एसेट में एडिशन होगा उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो पहले साल में, इवन दो पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा होगा खरीद के एसेट। ठीक है, तो अगर ये कंपनी की ऐसी पॉलिसी है तो अपने को वो पॉलिसी फॉलो करना है। तो मतलब ये डेट अपने लिए कुछ काम के नहीं है, ये वाले, ये 1, 8 और 30 सितंबर। कि कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, 1, 8 से ईयर एंडिंग तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये 1.5 लाख पे, जबकि क्वेश्चन में क्लियर बोले वाला है चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। एडिशन जब भी करेंगे कोई भी ईयर में, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओवर द ईयर देयर परचेज ऑफ प्लांट हैव बीन, अभी देखो इन्होंने चालू बिजनेस किए 1 जनवरी 2017 को, और 1/8/2018, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल 8 महीने के बाद इन्होंने एक एसेट खरीदे 1.5 लाख में। और 30 सितंबर 2021 2 लाख का एक और एसेट खरीदे। 30 सितंबर 2021 2 लाख का एक और एसेट खरीदे। ऑन 1/1/2021 it was decided to change the method. And the rate of depreciation 10% straight line basis. मेथड चेंज करना है और रेट क्या रहेगा? 10%। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन बेसिस। प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। तुमको 31 दिसंबर 2021 का खाली, मतलब 21 साल का अकाउंट बनाने का है। 2021 का 21 साल का अकाउंट बनाने का है। बट ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम क्या? कि 2021 में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021। तो तुम कितना भी कर ले तो ओरली ऐसा कैलकुलेट करके नहीं बोल सकते। तुमको करना क्या है सुन लो, ठीक है? तुमको टाइम दे रहा मैं, रफ पेपर पे क्या करो। 7 लाख का एसेट खरीदे थे 1 जनवरी 2017 को, तब अपना रेट क्या था? 15%। और कौन सा मेथड था? डिमिनिशिंग बैलेंस। फिर 1/8/2018 को एक और 1.5 लाख का खरीदे, और ये जो 30 सितंबर को खरीदे ना, ये तो करंट ईयर में खरीदे, क्योंकि करंट ईयर में अपने को अकाउंट कौन से ईयर का बनाने का है? ये क्वेश्चन में ओनली 2021, 1 ही साल का अकाउंट बनाने का है। तो तुमको अभी क्या करना है? ये दो एसेट के तुमको ये वाला 7 लाख का एक और ये 1.5 लाख का एक,
1 जनवरी 2021 को इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। दो असेट के बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या रहेंगे दोनों का मिला के? इनडायरेक्टली 2020 तक लाना है दोनों असेट को। एक पॉइंट याद रखो, चार्जिंग फुल ईयर डेप्रीसिएशन ऑन एडिशंस। कंपनी फुल ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एडिशन पे भी, एडिशन पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो मुझे क्या बोलना है, ये तो 1 जनवरी को परचेस किए, तो इसके ऊपर तो वैसे भी पूरे साल का डेप्रीसिएशन होना ही चाहिए। 17 का पूरा, 18 का पूरा, 19 का पूरा और 20 का भी पूरा 2020। तो 4 साल तक 7 लाख रुपए पे डेप्रीसिएशन करो 15% से रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। शॉर्टकट याद है क्या इसका? शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू अपन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 7 लाख रुपीज असेट ऑन 1 जनवरी 2021? 1 जनवरी 2021 को 7 लाख के असेट की वैल्यू क्या रहेंगी? बोलो। 15% से 4 साल डिप्रीशिएशन करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। शॉर्टकट भी मालूम है तुमको। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द 7 लाख? 3,65,000 404। हाँ, पॉइंट में छोड़ दो। पॉइंट में अगर 5 से ज्यादा होगा 0.5 के ऊपर तो फिर हायर साइड कर दो। कैसे लाए ये 365,404? 0.85 लो कैलकुलेटर में 0.85 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 बार करने के बाद क्या वैल्यू आ रही? 3,65,404 375। तो मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3,65,404। नाउ ये 1.5 लाख पे मुझे बोलो कितने साल डेप्रीशिएशन करूंगा तो मुझे 1 जनवरी 2021 की वैल्यू मिल जाएंगी? 3 साल या 2 साल 4 महीने? 3 साल। ये देखो ये लाइन क्या दिया वाला है क्वेश्चन में, ये लाइन क्या है? चार्जिंग फुल ईयर डेप्रीसिएशन ऑन एडिशंस। इसका मतलब 2018 में इस असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन पूरे साल का हुआ होगा, 19 में भी हुआ होगा, 20 में भी हुआ होगा। तो 3 साल के बाद क्या वैल्यू आती? 1.5 लाख की 92,119। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि 1 जनवरी 2021 को बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या रहेगा? ये प्लस ये दोनों का टोटल 4,57,000। चलो अभी 2021 में इन्होंने क्या करे? मेथड चेंज करे। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं अब? 10% SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब 2021 में कितना डिप्रीशिएशन होगा? पुराने एसेट प्लस नए एसेट दोनों पे मिला के। ये नया एसेट खरीदने वाला है, देखो ये 2 लाख का। तो पुराने एसेट जो है कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों तुम्हारे लिए क्या बन जाते हैं? अब कॉस्ट बन जाते हैं। अब डेप्रीसिएशन करना है मेथड चेंज करके, तो ये कॉस्ट बन गया है, कॉस्ट। और इसके ऊपर तो इस साल लगाना ही चाहिए डेप्रीसिएशन। तो कितना डेप्रीसिएशन आएगा करंट ईयर का? 65,000
752। तो ये क्वेश्चन का आंसर 4 या 5 लाइन का ही है मैक्सिमम अकाउंट। 4 लाइंस या 5 लाइंस मैक्सिमम, 5 लाइंस के ऊपर आंसर नहीं रहेगा। लेकिन इसकी वर्किंग नोट बहुत काम की है कि ये कैसे निकाले, तुमने जो भी निकाले कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे निकाले उसके आंसर्स। अभी देखो ये तुमने अभी निकाले थे, याद है 365,404। और ये वाली वैल्यू भी निकाले थे तुमने अभी 92,119 निकाले, देख लो। 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं किए थे क्या 3 साल। और अभी मैंने पूछा कि करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो वो ये तुमने निकाले 65,752। तो अकाउंट अपन बनाएंगे एक 4 लाइंस का। पहले ये वर्किंग नोट बना लो। अच्छा, वर्किंग नोट समझ लो पहले क्या है। कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। मैंने क्या किया, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1, प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट 3, तीनों को भी लिख दिया यहां पे। बट 2017 में खाली एक ही प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डिप्रीशिएशन होने वाला है। कौन से? 7 लाख वाले। इस पे क्यों नहीं हो रहा 1.5 लाख वाले पे? 1.5 लाख वाले पे डिप्रीशिएशन क्यों नहीं हो रहा? 2017 का खरीदे 2018 में, 2018 में खरीदे तो 17 में कैसा डिप्रीशिएशन हो सकता? तो इसके लिए मैंने यहां पे नॉट अप्लीकेबल लिख दिया। अब फिर बाद में रिटर्न ऑन वैल्यू निकाला। अच्छा, यहां पे रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड नहीं है, वो अलग है। यहां पे मेरा रिटर्न ऑन वैल्यू का मीनिंग होता है बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू 5,95,000। फिर लेस डिप्रीशिएशन 2018 15%। किसका 15%? 595 का 15%, 595 का 15%, 89,250। बट 2018 में 1.5 लाख पे भी डिप्रीशिएशन हुआ। 2018 में 1.5 लाख पे भी डिप्रीशिएशन हुआ। प्लांट एंड इक्विपमेंट सेकंड पे भी हुआ ना, चेक कर लो। प्लांट एंड इक्विपमेंट सेकंड ईयर में कब खरीदे? 2018 में कब खरीदे अपन ने? अगस्त में खरीदे। लेकिन कंपनी की पॉलिसी क्या है? फुल ईयर डिप्रीसिएशन। तो 2018 का डिप्रीसिएशन कितना होगा? 1.5 लाख पे 15%, 1.5 लाख पे 15%। फिर रिटर्न ऑन वैल्यू, फिर डिप्रीसिएशन, फिर रिटर्न ऑन वैल्यू। और 2020 में डिप्रीसिएशन, उसके बाद रिटर्न ऑन वैल्यू। और ये 2000 असेट थर्ड पे तो 2021 में डिप्रीशिएशन होगा खाली। थर्ड असेट जो है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट 3, वो 2021 में परचेस किए वाला है। तो उसका डिप्रीशिएशन 2021 में होगा। तो ये लिख के लो वर्किंग नोट। मेन आंसर जो है अकाउंट, वो खाली तुमको 5 लाइंस का बनाने का है। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर्मेट वही रहेगा जो अपना पहले से था, लेजर का फॉर्मेट।
जिसका हो गया फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ 4 लाइंस का। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, अकाउंट रेडी है क्या 5 लाइंस का? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, उसमें लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वन फोर 2021, 1/4/2021, हाँ 1/1/2021। कितना आएगा बैलेंस? ये दोनों का टोटल 365 प्लस 92,119 कितना था देखो, ये 457,523 457,523
और फिर 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट, एक असेट खरीदे 2 लाख रुपए का, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये अभी निकाले अपन ने डेप्रीसिएशन 65,752, 65,752 और फिर 31 दिसंबर को बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फाइव 9,1,7 591,771 591,771। हो गया ये? हो गया क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 समझने के पहले तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट खरीदने की एंट्री क्या करते थे अपन? एसेट खरीदने की एंट्री वही होती जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन में होती। एंट्री होती एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब खरीदने के बाद में एंड ऑफ द ईयर में क्या करते अपन? डेप्रिसिएशन। वो एंट्री क्या होती? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कर दिया ना गलत, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो रेगुलरली अपन जो बनाते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो एंट्री पास करते, वो अपन बहुत सारे क्वेश्चन में किए जिसमें एसेट की वैल्यू को हर साल क्या करते अपन? डिक्रीज करते। बट ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंसेप्ट में क्या होता? डेप्रिसिएशन तो अपन उतना ही चार्ज करते जितना पहले कर रहे थे, खाली एक एडिशनल अकाउंट क्रिएट करते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एवरी ईयर ये क्या होगा? क्रेडिट हो के इंक्रीज होते जाएगा। एवरी ईयर इसको क्रेडिट करेंगे और ये तुम्हारा बैलेंस इंक्रीज होते जाता। इसको एक अल्टरनेटिव नाम भी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उस एसेट के ऊपर अभी तक का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और
ये डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर कर रहे पी एंड एल में, क्या एंट्री होती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। देखो ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है ना, ये जब एसेट बेचेंगे ना तभी क्लोज होगा, और वो भी वही एसेट का अपन खाली प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्लोज करते जो बेचे। जो अपने पास यूज हो रहा उसका डेप्रीसिएशन अपन कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से नहीं निकालेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन विल बी डेबिटेड ओनली इफ द एसेट इज डिस्कार्डेड और सोल्ड आउट। एसेट को तुमने बिजनेस के बाहर निकाल दिए, यूज कर रहे नहीं उसका, तो ही वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट होगा। ठीक है, तो अब समझो ये एंट्रीज होते जाएंगे हर साल। एसेट खरीदने की एंट्री पहली बार होती, और सेकंड और थर्ड एंट्री जो है ना हर साल होते जाएंगी, हर साल। अब आफ्टर 4-5 इयर्स उस एसेट को मैंने बेच दिया, सेल कर दिया। सेल करे तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब पहली बार एसेट को क्रेडिट करे अपन ने खरीदने के बाद। 4-5 साल पहले जब खरीदे ना तब डेबिट किए थे, और अब 4-5 इयर्स के बाद में आज क्या कर रहे अपन? क्रेडिट कर रहे। और फिर ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो है ना यहाँ पे अभी तक का जितना भी जमा हुए वाला, ये वाला, इसको भी ट्रांसफर कर देते अपन कहां पे? एसेट अकाउंट में। तो एंट्री नंबर 5 क्या होती? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। और ये करने के बाद तुमको प्रॉफिट या लॉस की एंट्री निकालना है। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होती एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और लॉस हुआ तो एंट्री क्या होती? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये एंट्रीज करते थे अपन, ठीक है, 11 में किए वाले ये पूरे के पूरे अपन ने। अब मुझे क्या बोलना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में एक और कंसेप्ट है, प्रिपेयरिंग सेल और डिस्पोजल अकाउंट, सेल और डिस्पोजल अकाउंट। अब ये क्या रहता सेल और डिस्पोजल अकाउंट? यहां पे एसेट खरीदने की एंट्री जो अपन ने यहां की है वही एंट्री ये मेथड में भी होती, सेम एंट्री होती। डेप्रीशिएशन की एंट्री सेम होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री सेम होती ये मेथड के अंदर भी। सेल और डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाते मालूम क्या? फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद बेचने की एंट्री जो है ना ये चेंज हो जाती है। ये एंट्री यहां पे क्या होती मालूम क्या? सेल और डिस्पोजल अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल और डिस्पोजल अकाउंट। इससे क्या हो जाता, तुम्हारे एसेट अकाउंट को तुमने कुछ नहीं किए, एक अकाउंट बनाया अलग से, सेल और डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंट क्या करेंगे? तुमको प्रॉफिट या लॉस बताएंगे एसेट के अंदर। तुम्हारे एसेट में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ये तुमको ये अकाउंट बताएंगे, सेल और डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो एसेट अकाउंट कैसे क्लोज होता है देखो। फिर अब एसेट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी ट्रांसफर कर देते सेल और डिस्पोजल में, तो एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू सेल और डिस्पोजल, सेल और डिस्पोजल। इसके पहले अपन क्या कर रहे थे? एसेट में ट्रांसफर कर रहे थे। अब वो नया नाम आ गया सेल और डिस्पोजल अकाउंट, सेल और डिस्पोजल, सेल और डिस्पोजल। और ये जो एसेट है ना, ये एसेट को भी सेल और डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो, तो एसेट अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, सेल और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। मतलब ये एडिशनल एंट्री है, इधर नहीं कर रहे थे अपन ने। तो यहां पे क्या कर रहे थे? पहले वाले में एसेट अकाउंट में जाके प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे थे अपन,
देखो असेट अकाउंट में प्रॉफिट या तो लॉस निकाल रहे थे, अब यहां पे तुमको इसमें पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस, सेल और डिस्पोजल अकाउंट में। सेल और डिस्पोजल एक टेम्पररी अकाउंट है जिसमें तुमको क्या करना है, असेट को ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दो, कितने में बेचे वहां लिख दो बाय बैंक, ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में तुमको प्रॉफिट या लॉस आ जाता। कुछ भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा। यहां पे असेट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे, यहां पे सेल और डिस्पोजल अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। सेल और डिस्पोजल अकाउंट अगर ऑप्शनल है, बनाने का बनाओ, नहीं बनाने का नहीं बनाने का, लेकिन मतलब बिजनेसमैन के पास ऑप्शन है, या ऐसा बनाना ही जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें बनाने के लिए बोला उसने, जब स्पेसिफिकली बोल रहा तो बनाना ही पड़ेगा तुमको, सेल और डिस्पोजल अकाउंट बनाओ बोला उसने। तो अभी तक अपन क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को असेट में ट्रांसफर करते थे, अब वहां नहीं करना है, सेल और डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। असेट अकाउंट में जो भी बैलेंस आता था वो प्रॉफिट या लॉस आता था, अभी असेट अकाउंट में नहीं आएगा, असेट में से जितने का भी असेट बेच दिया ना उसको सेल और डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। तो सेल और डिस्पोजल अकाउंट जो है ना ये तुमको प्रॉफिट या लॉस निकाल के देगा। जो पहले 11 के अंदर अपन जो करते थे उसमें कहां निकलता था प्रॉफिट या लॉस, असेट अकाउंट में निकलता था। अभी निकाले ना, देखो असेट अकाउंट में निकाले प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल, और लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब तुमको क्या करना है, सेल और डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस निकालना, ठीक है। तो सेल और डिस्पोजल अकाउंट का पर्पस क्या है, जस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को असेट में ट्रांसफर करना, फिर असेट अकाउंट प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना, असेट को भी उधर ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी उधर ट्रांसफर कर दो सेल और डिस्पोजल में, और फिर सेल और डिस्पोजल में जो बैलेंस आएगा दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एक एग्जांपल, सपोज कॉस्ट ऑफ द असेट है 2 लाख रुपीस, ठीक है, और उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी तक होए वाला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,60,000, मतलब बहुत पुराना असेट है, 2 लाख का खरीदे थे, अभी तक 1,60,000 का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर हो गया, ठीक है। और ये असेट को अभी बेच दे रहे अपन, सेल कर दिए 45,000 में, हाँ। तो अब मैं सेल और डिस्पोजल अकाउंट में क्या करूंगा, देखो प्रॉफिट कैसे निकलता, सेल और डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ द असेट असेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहेगा, उसको क्या करेंगे, बाय सेल और डिस्पोजल लिख देंगे, तो असेट अकाउंट क्रेडिट, तो सेल और डिस्पोजल डेबिट टू असेट अकाउंट 2 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता, डेबिट करना पड़ता, तो उसको डेबिट करेंगे तो वहां लिखेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे डेबिट पे, टू सेल और डिस्पोजल, तो यहां पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना 1,60,000। देखो ये 2 लाख इधर आ गया, 1,60,000 इधर आ गया, कितने में बेचे वो यहां लिख देना है, बाय बैंक, बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल और डिस्पोजल अकाउंट, कितना 45,000। तो ऑटोमेटिकली मेरा कौन सा साइड ज्यादा है, देखो एक बार, 2,05,000 क्रेडिट साइड, 2,05,000, और डेबिट साइड कितना है 2 लाख, तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कितना 5,000। तो सेल और डिस्पोजल अकाउंट जो है ना एकदम वैसे ही है जो पहले करते थे अपन, खाली पहले प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए असेट अकाउंट में जाते थे अपन, अब असेट अकाउंट में नहीं जाएंगे, असेट को भी इधर ला लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी इधर ला लो इस अकाउंट में, और इस अकाउंट में बेचे वाली वैल्यू लिख दो बाय बैंक, ऑटोमेटिकली ये अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस फिगर क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस, सेल और डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है, तो और मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दिए वाला ही है, स्टूडेंट कितने बार भी किए तो उसको एग्जाम के पहले वापस देखना ही पड़ता, कि एग्जाम में आ गया तो सॉल्व करने आने के लिए वापस देखना ही पड़ता तुमको। अ कंपनी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट एट 31 December 2019 and the corresponding depreciation provision account broken down by the year of purchase are as follows. तो ऊपर के 2 लाइन में क्या दिया कि कंपनी का प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट का 31 December 2019 को असेट के कॉस्ट कितने हैं और उसके ऊपर प्रोविजन कितना होने वाला है, अभी तक वो पूरा डिटेल दिया आपने को। जैसा
अभी क्या चालू है, 31 दिसंबर 2019 है। 2002 में इन्होंने एक एसेट खरीदे थे, कितने में, 20,000 में। उसके ऊपर अभी तक 100% डिप्रीशिएशन हो गया। फिर 100% डिप्रीशिएशन हो गया तो बुक्स में क्यों रखे फिर अभी तक? क्योंकि अभी भी यूज कर रहे अपन। वो एसेट की लाइफ खत्म हो गई, लेकिन एसेट अभी भी अच्छा काम कर रहा तो यूज कर रहे अपन, इसके लिए बुक्स में से निकाले नहीं उसको अपन। अभी बुक्स में है वो, डिप्रीशिएशन नहीं होगा उसके ऊपर क्योंकि 100% हो गया डिप्रीशिएशन। 20,000 का एसेट खरीदे, 20,000 डिप्रीशिएशन ऑलरेडी पूरा हो गया। अब जब भी इसको बेचेंगे अपन या यूज के बाहर निकालेंगे, जितना पैसा है वो प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि पूरे एसेट का डिप्रीशिएशन जब हो गया ना तो जो भी पैसा आता बेचने के बाद वो पूरा प्रॉफिट ही रहता। और नहीं आया तो क्या होगा, पैसा नहीं आया ऐसे निकाल दिया अपन ने, समझो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, डिप्रीशिएशन 100% हो गया। 2008 में एक एसेट खरीदे थे 30,000 में, उसके ऊपर डिप्रीशिएशन 100% हो गया क्योंकि 2019 चालू है, अभी चालू है 2019। 2008 में खरीदे थे अपन ने तो 30,000 का एसेट था, पूरा डिप्रीशिएशन ऑलरेडी हो गया। 2009 में एक एसेट खरीदे थे 1 लाख में, कितना डिप्रीशिएशन हो गया, 95,000। जस्ट 5,000 इज पेंडिंग, 5,000 रुपए का डिप्रीशिएशन और बाकी है, वो करंट ईयर में हो जाएगा, करंट ईयर में होने वाला है डिप्रीशिएशन। 2010 में एक एसेट खरीदे थे 70,000 में, उसके ऊपर अभी तक डिप्रीशिएशन कितना हो गया, 59,500। 2017 में एक एसेट खरीदे थे 50,000 में, उसके ऊपर डिप्रीशिएशन कितना हो गया, 7,500। और 2018 में एक एसेट खरीदे थे 30,000 में, उसके ऊपर डिप्रीशिएशन कितना हो गया, 1,500। और 2019 में 3 लाख रुपए के एसेट अपने पास खरीदे वाले हैं, जिसके ऊपर अभी तक डिप्रीशिएशन कितना हो गया, 2,13,500। ये पूरा क्यूमुलेटिव है। 3 लाख के प्लांट एंड मशीनरी है अपने पास, उसके ऊपर अभी तक 2,13,500 के डिप्रीशिएशन होने वाले हैं। ठीक है, आगे डेप्रीसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। तो कोई बोलेगा अगर मैं नीचे का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पढ़ूं तो अभी डेप्रीसिएशन कितना आता, ऊपर के इंफॉर्मेशन से बोलो, खाली ऊपर के बॉक्स में देख के बोलना है मुझे कि व्हाट विल बी द डेप्रीसिएशन इन करंट ईयर। करंट ईयर में डेप्रीसिएशन कितना आएगा, अगर 10% पर एनम रेट है ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, गलत है आंसर, सोच के बोलो। अरे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 25,000 रॉन्ग है, 30,000 रॉन्ग है, 80, 18 भी रॉन्ग है। मुझे क्या बोलना है, अगर ये क्वेश्चन यहां एंड हो गया और क्वेश्चन में बोला कि व्हाट विल बी द करंट ईयर डेप्रीशिएशन, तो तुम कैसे निकालेंगे 10% से? अभी तो क्वेश्चन में बहुत सारा बाकी है नीचे पढ़ना, मेन पार्ट तो आया ही नहीं अभी तक। बट अभी अगर क्वेश्चन इतना इजी दे रहा मैं तुमको, मैं बोल रहा कि इस पे डेप्रीशिएशन कितना होगा करंट ईयर में, इतने एसेट्स के ऊपर की बात करेंगे तो 30 कैसे आता? तुम 3 लाख पे 10% बोल रहे क्या? तो जो एसेट पे 100% हो गया उस पर डेप्रीशिएशन क्यों होगा 25? अरे 1 लाख के एसेट के ऊपर 95 डेप्रीशिएशन हो गया तो 10,000 डेप्रीशिएशन कैसे हो सकता है उस पर? 1 लाख का जो एसेट है उस पर 95,000 का डेप्रीशिएशन हो गया तो उसके ऊपर 10,000 डेप्रीशिएशन कैसे हो सकता? 15 भी गलत है। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना होगा? चलो एक एक से बोलो। 5,000 ही हो सकता। कोई बोलेगा सर 10% है ना, तो 1 लाख पे 10% 10,000 होता, बट बचा ही नहीं ना 10,000 देने के लिए डेप्रीशिएशन। 95 तो ऑलरेडी होने वाला है, तो बचा ही 5,000, तो 5,000 डेप्रीशिएशन होगा। इसके ऊपर कितना होगा? 7। ओरिजिनल कॉस्ट 10%,
इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3000। कितना हो रहा? कोई भी नहीं बोला 20। 25 बोल रहे, 30 बोल रहे, 18 बोल रहे, 15 बोल रहे। 20,000 डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि जिन्होंने 25 बोले ना वो आंसर तक पहुंच गए थे, लेकिन आंसर में थोड़ी मिस्टेक क्या हो रही थी, वो 1 लाख पे निकाल रहे थे। मैं 1 लाख पे 10% निकाल सकता, नहीं निकालने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है ही नहीं ना उतना बैलेंस। अब उस असेट में बैलेंस ही 5000 बचा वाला डेप्रिसिएशन होने का, तो 5000 डेप्रिसिएशन होगा, 5000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, इसका मतलब असेट के अंदर डेप्रिसिएशन होने के लिए 10,000 रुपए बैलेंस तो चाहिए ना तुमको। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बचा ही 5,000 रुपए, तो 5,000 ही होगा ना, है ना। चलो, लेकिन अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, क्वेश्चन में बहुत कुछ बाकी है। ये आंसर नहीं है, ये चुप अपन ने जस्ट क्वेश्चन में इजी करने के लिए मैं बताया तुमको। इट इज द कंपनी पॉलिसी। जब भी ऐसा कुछ बोला क्वेश्चन में तो अच्छे से पढ़ना, बिकॉज कंपनी की पॉलिसी क्या है उसके हिसाब से सोचना पड़ता क्वेश्चन। It is company policy to assume that all purchase, sale, disposal of plant occurred on 30 June in a relevant year. कंपनी की एक पॉलिसी है, परचेज हो, सेल हो या डिस्पोज कर दिए, डिस्पोज कर दिए मतलब उसको स्क्रैप कर दिया, इसे निकाल दिए, सेल नहीं करे, एसेट को बिजनेस में यूज के बाहर निकाल देना, यूज नहीं करना उसका, उसको भी डिस्पोजल बोलते हैं। बेचे नहीं उसको बोले कोई अपने पास ऑफिस में काम करने वाला है ना, उसको बोले तू लेके चल जा घर पे, कुछ भी काम नहीं आ रहा, इतने दिन से ऐसे पड़े वाला है, लेके चल जा तू उठा के, तो वैसे केस में भी बुक्स में से उसको निकालना पड़ता। तो 30 जून इज अ रिलेवेंट ईयर। अच्छा, ये सब कब हो रहे बोल रहा है क्वेश्चन में? 30 जून को हो रहे, ऐसा अज्यूम करो बोल रहा। और ये 30 जून क्या है मालूम क्या? मिड ऑफ द ईयर है। ये क्वेश्चन कैलेंडर ईयर का है, तो जनवरी से 31 दिसंबर में मिड ऑफ द ईयर क्या आता? मिडल क्या आता? 30 जून। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा? कंपनी की एक पॉलिसी है, परचेज सेल को हम साल के बीच में हुआ ऐसा अज्यूम करते। कैलकुलेशन वगैरह तुम 2 महीने का 1 महीने का मत करो। कोई भी डेट पे बेचा 30 जून को बेचा, कोई भी डेट पे खरीदा 30 जून को खरीदा, ऐसा अज्यूम करते हैं। कंपनी की पॉलिसी है कि 6 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, परचेज रहो या सेल रहो, 6 महीने के कैलकुलेशन करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीसियस डेट on which the event occurred. During 2019, the following transactions took place. तो 2019 में क्या क्या हुआ? 2019 में क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया वाला है। परचेज ऑफ प्लांट एंड एक मशीनरी अमाउंटिंग टू 1.5 लाख। 2019 में एक और एक असेट खरीदे 1.5 लाख का। पहले कितने के अपने पास? 3 लाख। 3 लाख प्लस ये 1.5 लाख, 4.5 लाख का हो गया ऐसा देखे तो। चलो, अच्छा ये कब खरीदे? अज्यूम 30 जून, नो नीड ऑफ डेट। क्वेश्चन में डेट की जरूरत नहीं है अपने को, क्वेश्चन में ऊपर ही दिया 30 जून को अज्यूम करो बोल के, ठीक है। 30 जून अज्यूम करो बोल के दिया क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008। इधर ध्यान दो, 2008 मतलब ये 30,000 की बात कर रहा, ये 30,000 की। फॉर ₹17,000, इसमें से 17,000 के एसेट की बात कर रहा, 17,000 के। वॉज स्क्रैप, निकाल दिया उसको, कुछ भी पैसे नहीं आए उसके, ऐसे ही निकाल दिया उसको। 17,000 रुपए का एसेट गया। अगर ये 30,000 में से 17,000 का एसेट गया तो ये 30,000 में से भी अपने को निकालना पड़ेगा कितना? 17,000। 17,000 निकालना पड़ेगा अकाउंट्स में से। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 17 कम करो, प्लांट एंड मशीनरी में भी 17 कम कर दो। 2008 के 30,000 के एसेट में से 17,000 का एसेट स्क्रैप कर दिए। तो इधर से मैं 17 निकालूंगा, मतलब इंडायरेक्टली 3 लाख में से निकालूंगा, ऐसा बोल सकता मैं 30 में से 17 निकालूं या 3 लाख में से 17 निकालूं, एक ही बात है। 3 लाख में सब इंक्लूड है, देख लो 3 लाख में सब इंक्लूड है, टोटल किए वाला है वो। तो एक 17,000 का एसेट स्क्रैप कर दिए। आगे, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009, ये वाला एसेट 2009, फॉर ₹9,000 was sold for 500। मतलब ये 1 लाख में से, ये 1 लाख का एसेट है ना, उसमें से 9,000 का एक एसेट 500 में बेचे। अब मुझे क्या बोलना है, अगर मैं 1 लाख के एसेट पे
कोई पार्ट बेचता नहीं था, समझो 9,000 का नहीं बेचता था सपोज, तो ये 95,000 जो डेप्रीशिएशन अभी होने वाला है उस पर 5,000 डेप्रीशिएशन करंट ईयर में अपन करने वाले से, करंट ईयर में डेप्रीशिएशन होगा ना उसके ऊपर, तो इनडायरेक्टली 1 लाख का जो एसेट है उसके ऊपर 1 लाख का डेप्रीशिएशन ऑलरेडी हो गया, ऐसा अज्यूम कर लो तुम। करंट ईयर में 5,000 डेप्रीशिएशन कर रहे हैं अपन, 10% डेप्रीशिएशन करने वाले हैं, तो 10% 1 लाख का तो 10,000 होता, लेकिन 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए है नहीं अपने पास डेप्रीशिएशन करने के लिए, मैक्सिमम कितना डेप्रीशिएशन कर सकते हैं अपन 5,000, तो करंट ईयर में इस पे 5,000 डेप्रीशिएशन हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली ये डेप्रीशिएशन 100% हो जाएगा इसके ऊपर, 1 लाख पे 1 लाख का डेप्रीशिएशन पूरा होने वाला है इस साल में करंट ईयर में, ठीक है। अब उसमें से एक 9,000 का बेच दिया अपन ने, कितने में बेचे 500 में, तो मुझे क्या बोलना है, ये 500 रुपए पूरा प्रॉफिट ही है तुम्हारा, 500 पूरा 500 प्रॉफिट है। किसको कैलकुलेशन हार्ड करना है तो ऐसा लगेगा कि सर 1 लाख का एसेट है, 95,000 डेप्रीशिएशन हुआ, तो फिर कुछ ना कुछ तो 9,000 का एसेट बेचे तो उसका भी तो डेप्रीशिएशन कम ही हुआ होगा ना, 95 मतलब, बट मुझे क्या बोलना है, करंट ईयर में डेप्रीशिएशन 5,000 होने वाला था ना, नहीं बेच रहे तो भी होने वाला था 5,000, तो करंट ईयर में जब डेप्रीशिएशन होने वाला था तो 100% डेप्रीशिएशन करंट ईयर में हो गया, वैसे भी अपन मिडल ऑफ द ईयर में पकड़ रहे, अज्यूम कर रहे, तो 1 लाख पे 10% 6 महीने का भी निकाल के देख लो कितना होता, 1 लाख पे 10% 10,000, 6 महीने का 5,000, तो 5,000 डेप्रीशिएशन ही बाकी है वैसे भी पेंडिंग, तो करंट ईयर में डेप्रीशिएशन इस पे होने वाला है, और इनडायरेक्टली मुझे बोलना है ये 9,000 का जो एसेट बेचे ना 1 लाख में से, उसके ऊपर 100% डेप्रीशिएशन करंट ईयर में होने वाला है, और वो अपन 500 में बेचे ना तो 500 रुपए पूरा प्रॉफिट है तुम्हारा, वो अपने को ऑटोमेटिकली आ भी जाएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे ना अपन प्रॉफिट आ भी जाएगा अपने को। चलो आगे, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2010, ये वाला 2010 फॉर 24,000, अच्छा ये 70 में से 24 की बात कर रहा हूं, 70,000 में से 24,000 का एसेट जो है वह सोल्ड फॉर 1,500, तो इसका थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन भारी करना पड़ेगा, क्यों मालूम क्या, 70,000 में कॉस्ट है, 59,500 का डेप्रीशिएशन अभी तक हो गया, तो इसका कैलकुलेशन देखो कैसा होगा, सब जन ध्यान दो इधर, 70,000 रुपए कॉस्ट है और 59,500 इस पे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना हुआ 59,500, अब इसमें का कितने का बेच रहे अपन, 24,000 का सोल्ड कर दे रहे, इसका मतलब कितने का नहीं बेच रहे, 46,000 अनसोल्ड। अच्छा अगर 70,000 में से 24 का बेच रहे तो 59,500 में से कितने का बेच रहे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, 70,000 में से नहीं, 70,000 का डेप्रीशिएशन 59,500 हो गया, तो 24,000 का डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 70,000 के एसेट का डेप्रीशिएशन इतना हो गया, तो 24,000 का कितना हो गया 20,400, ये सोल्ड, ये उस एसेट का है जो बेच दे रहे अपन, अरे प्रोपोर्शन कैलकुलेशन कर रहा मैं, 70,000 का एसेट था उस पर 59,500 का डेप्रीशिएशन हो गया, तो 24,000 रुपए एसेट के ऊपर कितना हो गया डेप्रीशिएशन, तो मैं बोल सकता 20,400, और अनसोल्ड वाले पे कितना है बैलेंस, बैलेंस 59,500 माइनस 2,400 कितना 39,100। अब 1 मिनट सुनो, ऑल परचेज एंड सेल आर अज्यूम टू बी ऑन 30 जून, तो ये जो सोल्ड कर दिया सेट 24,000 का, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन करंट ईयर में कितना होगा, ये तो लास्ट ईयर तक का था, करंट ईयर में कितना होगा, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, हाँ 10% से, अरे 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर 10% 6 महीने का 1,200, 6 महीने का क्यों ले रहा मैं, बिकॉज बेचे वाला अज्यूम करो मिड ऑफ द ईयर में, और अनसोल्ड वाले पे कितना डेप्रीशिएशन होगा, अनसोल्ड वाले पे कितना होगा पूरे साल का, 46,000 पूरे साल का कितना कितना होता देखो 4,600 करंट ईयर डेप्रीसिएशन, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, हाँ
ये कौन से एसेट की बात चालू है मालूम क्या? 2010 के एसेट की। 2010 में जो एसेट खरीदे अपन ने, 2010 में जो एसेट खरीदे ये वाला, 70,000 में से 24,000 का एक बेच दिए। तो मुझे ये चेक करना था 24,000 का अगर बेच दिए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना अभी तक निकाले वाला है। तो अगर 70,000 पे 59,500 का डेप्रिसिएशन हो गया तो 24,000 पे कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो आंसर आया 20,400। इतना डेप्रिसिएशन हो गया लास्ट ईयर तक। अब मेरा क्वेश्चन था कि करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर तक का था, इस साल में भी तो डेप्रिसिएशन होना चाहिए ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? ऑल सेल परचेज आर अज्यूम टू बी ऑन 30 जून। 30 जून को हो रहा है ऐसा अज्यूम करो बोला। तो मुझे क्या बोलना है? अगर मैं 24,000 पे डेप्रिसिएशन करूं 10% से, अच्छा मेथड चेंज नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में मेथड वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा, वही मेथड है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। 10% ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। तो 24,000 पे 10% कितना होता? 2,400। लेकिन बेच दिया अपन ने, और क्वेश्चन में बोले वाला है बेचे तो 30 जून को बेचा ऐसा अज्यूम करो। का डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं 1200। तो 20,400 प्लस 1200 कितना होता? 20,400 पहले का डेप्रिसिएशन प्लस अभी का डेप्रिसिएशन 21,600। कितने का एसेट था? 24,000 का। 24,000 का कॉस्ट था और डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना उसके ऊपर? 21,600। व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू? 2,400। बेचे कितने में? 1,500 में। 900 रुपए का लॉस। 900 रुपए का लॉस। 900 का लॉस है। लॉस 900। 24,000 का कॉस्ट और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। अप टू द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 21,600 रुपए का। किसी को लग रहा 20,400? 20,400 लास्ट ईयर तक का था। करंट ईयर में जब बेचे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी तो करेंगे ना करंट ईयर में। तो वो 1,200 रुपए इंक्लूड कर दिया मैंने। तो 21,600 डिफरेंस आ गया नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू और उसमें सेल वैल्यू माइनस करो। 900 का क्या हो गया? लॉस। 900 का लॉस। और लास्ट में दिया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। एक ही साल का अकाउंट बनाने का तुमको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। In calculating this provision, you should bear in mind that in the company's policy to show the any profit or loss on sale of disposal of plant as a separately item in the profit and loss account. तो आंसर में तुमको इसका कोई काम नहीं पड़ेगा। ये जो लाइन दिया फाइनल अकाउंट के टाइम उसको अलग से बताओ बोल रहा, वो प्रॉफिट या लॉस को, तो वो अभी फिलहाल में कुछ काम नहीं है उसका। ऑल्सो प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स: प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन and sale or disposal of plant and machinery account. Sale or disposal of plant and machinery account. ठीक है, तो इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, मंडे को। अब नेक्स्ट वापस से एक बार पूरा क्वेश्चन देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको।